हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर्स की इस इंटरेस्टिंग सेशन में, जहां आप लोग को 28 अक्टूबर 2024 का करंट अफेयर्स बताया जाएगा, जिसमें महत्वपूर्ण दिवस और थीम, चर्चित व्यक्ति, अवार्ड, महत्वपूर्ण एक्सरसाइज, संस्था, बुक या लेखक, मैपिंग के माध्यम से पूरा करंट अफेयर्स डिस्कशन किया जाएगा और हर करंट अफेयर्स को आपको स्ट्रेटेजी के भी बताया जाएगा। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, कई सारे नए क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन यानी एशिया क्लीन एनर्जी समिट 2024 कहां आयोजित किया गया। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आपको बताना है कहां आयोजित किया गया। तो विकल्प में भारत, जापान, सिंगापुर, फिलीपींस। सही उत्तर आपका रहेगा सिंगापुर। आप लोग क्वेश्चन पूछे तो अगर जान रहे तो उसको कमेंट में कमेंट करिए, जिससे आप जो है कभी भूलेंगे नहीं। तो कौन है, कहा ये आयोजित किया गया, सिंगापुर में। इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके बारे में डिटेल देखिए कि एशिया क्लीन एनर्जी समिट 2024 का आयोजन जो है 22 से 24 अक्टूबर तक किया गया। कहाँ? 2024 में सिंगापुर में किया गया, जो कि सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा सप्ताह चल रहा था। वहां का खुद का अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा सप्ताह का एक प्रमुख हिस्सा, उस हिस्से के रूप में इसको जो है एशिया क्लीन एनर्जी समिट जो है आयोजित किया गया। यह प्रमुख सम्मेलन जो है प्रदर्शनी, विशेषज्ञों, नवाचारकर्ताओं और नीति निर्माताओं को जो है एशिया में स्वच्छ ऊर्जा समाधानों को बढ़ावा देने के लिए एक मंच पर जो है लाता है। तो इसलिए जो है इसको एक मंच प्रोवाइड किया जाए, जिससे जो है क्लीन एनर्जी पे जो है चर्चा हो सके और उसको जो है बढ़ावा दिया जा सके। इसका उद्देश्य एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए एक अस्थायी भविष्य को आकार देने के लिए वैश्विक नेताओं को जो है एकजुट करना। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है ये, इसका मतलब इस उद्देश्य से मनाया जाता है। कब मनाया गया? 22 से 24 अक्टूबर तक, सिंगापुर। ये आपको याद रखना है। तो देखिए, एशिया क्लीन एनर्जी समिट है, ये सिंगापुर है। सिंगापुर का मैप आप देख लीजिए, क्योंकि जो कोई भी लोकेशन देखते हैं तो उसका आप मैप देखा करिए। देखिए, स्टेट ऑफ जोहर मतलब जोहर जलसंधि, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, सिंगापुर और मलेशिया के बीच में है। और इधर जो है ये मतलब जान लीजिए कि सिंगापुर को जो अलग करता है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको आप हमेशा याद रखिएगा। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, जोहर जलसंधि कहाँ है। और सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर है, सिंगापुर सिटी। ये एशिया के अगर मैप में इसको देखेंगे, मैप में पूरे, तो ये देखिएगा छोटा सा देश है सिंगापुर। एक हमारे यहाँ से एक या दो जिले, एक जिले के बराबर है हमारे यहाँ का। तो सिंगापुर मतलब ये है इसका लोकेशन। तो ये देखिएगा, जो भूमध्य रेखा उसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर है ये। तो इसको लोकेशन में आप इस तरह देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में कनक राजू का जो है निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित है। तो विकल्प में है नृत्य, राजनीति, लेखक, खेल। सही उत्तर आपका रहेगा वो नृत्य थे, नर्तक थे। इंपॉर्टेंट हो जाता है, इनके बारे में आप जो है ये देखिएगा, प्रधानमंत्री मोदी जो है इनसे मुलाकात कर रहे हैं किस तरह से। तो इसके बारे में डिटेल देखिएगा कि गुसाड़ी नृत्य ये करते थे। गुसाड़ी नृत्य कहाँ होता है, तो आपको ये जानना है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गुसाड़ी नृत्य कहाँ होता है। तो ये कहाँ होता है? तेलंगाना में होता है। ये चीज आपको हमेशा याद रखना है। तो गुसाड़ी नृत्य केवल राजगोंड जनजाति के पुरुषों द्वारा किया जाता है। यह नृत्य जो है एक स्थानीय देवता को समर्पित नृत्य है, जिसका मंचन जो है डंडारी उत्सव के दौरान किया जाता है। डंडारी उत्सव जो है दीपावली के बाद मनाया जाता है। तो अभी दीपावली आने वाला, उसके बाद डंडारी उत्सव वहाँ तेलंगाना में मनाया जाएगा। और ये तेलंगाना से बिलोंग करते थे, ये भी आपको याद रखना है। और गुसाड़ी नृत्य से संबंधित थे, नर्तक थे। तो और लगभग ये कितने दिन? 10 दिन तक चलता है। गुसाड़ी नृत्य जो होता है राजगोंड जनजातियों के मात्र सत्तात्मक समाज में एक प्रेमालाप अनुष्ठान है, जहां नृत्य जो है भावी दुल्हन, यानी जो आने वाली दुल्हन है, और उसके परिवार को जो है प्रभावित करने की जो है कोशिश करता है। तो उस लिए जो है इसका नृत्य किया जाता है। ये देखिएगा, इस तरह से कुछ जो है नृत्य किया जाता है। तो ये है मतलब कौन, आपको याद रखना है, कनक राजू है। तो इम्पोर्टेंट हो जाना, इन्हें गुसाड़ी राजू भी कहा जाता है, यानी गुसाड़ी नृत्य से संबंधित है, तो इसीलिए इसे गुसाड़ी राजू भी कहा जाता है। याद रखना है इसको। अगला देखिएगा, मेटा और इंडिया एआई ने किस आईआईटी में सेंटर फॉर जनरेटिव एआई यानी सृजन का जो है उद्घाटन किया है। तो विकल्प में आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी जोधपुर, आईआईटी मुंबई। सही उत्तर आपका रहेगा आईआईटी जोधपुर, यानी राजस्थान के आईआईटी जोधपुर में जो है इसको उद्घाटन किया गया सृजन का। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये याद रखना है। अगला देखिएगा, हाल ही में जारी प्रथम वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक में, ये देखिएगा इंपॉर्टेंट, प्रथम पूछ रहा है।
सूचकांक में जो है प्रथम स्थान जो है, प्रथम स्थान भी पूछ रहा है और प्रथम बार इसको जारी किया गया है। तो प्रथम स्थान किस देश को मिला है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। विकल्प में लग्जमबर्ग, एस्टोनिया, डेनमार्क, स्वीडन। सही उत्तर आपका रहेगा लग्जमबर्ग। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। लग्जमबर्ग जो है इसमें 70.8 स्कोर के साथ जो है प्रथम स्थान पे बना था। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसको कई सारे संस्था मिलके जो है लॉन्च किए, इसलिए यूनिवर्सिटी संस्था, तो इसलिए ज्यादा ये हमको नहीं लगा कि इम्पोर्टेंट है। बस ये जाना कि कौन सा प्रथम स्थान है। तो लग्जमबर्ग जो है यानी वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक, मतलब हो गया कि ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स, यानी नेचर को संरक्षित करने में, कंजर्व करने में कौन सा देश जो है सबसे प्रथम स्थान पे है। तो कौन सा देश प्रथम स्थान पे, लग्जमबर्ग प्रथम स्थान पे है, याद रखना है इसको। उसके बाद दूसरे नंबर पे एस्टोनिया जो है दूसरे नंबर पर है, ये देखिएगा सेकंड है। और डेनमार्क देखेंगे तो थर्ड नंबर पर है, और स्वीडन ये फोर्थ नंबर पर है। ये चीज आपको याद रखना है। चारों जो है सीरीज से लगाया गया, ये जान लीजिए। तो इस सूचकांक में लग्जमबर्ग प्रथम स्थान पे है, और लग्जमबर्ग, और ये चीजें आपको बता दी है। एस्टोनिया दूसरे स्थान पर, डेनमार्क तीसरे स्थान पर है। और देखिएगा भारत जो है 180, इसमें तो ये भी याद रखना 180 देशों को इसमें जो है रैंकिंग प्रदान किया गया। तो 180 देशों में भारत 76 स्थान पर जो है रैंक पाया। तो ये भी याद रखना, भारत के परिप्रेक्ष्य में जो है आपसे पूछा जा सकता है। यानी भारत जो है कह लीजिए नीचे से टॉप किया है। नीचे से टॉप करने मतलब जान लीजिए कि मतलब एकदम 180 के करीब है। तो ये याद रखना है। यानी कंजर्व संरक्षण, प्रकृति को संरक्षण करने में भारत का रैंकिंग जो है अच्छा नहीं है। अंतिम स्थान पे 180वें स्थान पर जो किरिबाती को मिला है, किरिबाती देश को। और सूचकांक के जो है स्तंभ देखेंगे तो भूमि का प्रबंधन कैसे किया जाता है, जैव विविधता को खतरा किस लेवल पे है, उसके बाद क्षमता और शासन क्या है वहां का उस मामले में, प्रकृति के संरक्षण से संबंधित, और भविष्य का रुझान क्या है इस मतलब संरक्षण से संबंधित। तो ये इस सब स्तंभ के अनुसार जो है रैंक प्रदान किया जाता है, याद रखना है। देखिएगा लग्जमबर्ग जो है इतना 70.8 स्कोर के साथ प्रथम, एस्टोनिया दूसरे, डेनमार्क और फिनलैंड चौथे हैं। तो याद रखना है। ये देखिएगा किरिबाती जो है 41.2 रैंक के साथ जो है स्कोर के साथ कहाँ है, 180वें स्थान पे। तुर्की जो 119वें है। तो ये आप देख सकते हैं। और भारत 176वें स्थान पे रैंक कितना पाया है, 45.5, मतलब 45.5 है। और ये देखिएगा लग्जमबर्ग ये है। तो लग्जमबर्ग जो है इसमें कौन से स्थान पे, प्रथम स्थान पे है। तो ये देखिएगा जर्मनी इधर है। तो ये सब जिसका मैप है देख लीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं दोस्तों, सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्रों तक भी पहुंचा दीजिएगा। और जो कम क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसको जो है आप बताते रहिए। सेशन कैसा लगा उसको भी बताइएगा। देखिएगा विश्व न्याय परियोजना के कानून शासन सूचकांक में, यानी लॉ ऑफ इंडेक्स में जो है विश्व न्याय परियोजना इंपॉर्टेंट हो जाता है। विश्व न्याय परियोजना यानी वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट में जो है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में जो है शीर्ष स्थान कौन सा देश पा रहा है, शीर्ष स्थान पर। तो विकल्प में डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन। सही उत्तर आपका रहेगा डेनमार्क। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। डेनमार्क को जो है इसमें प्रथम स्थान मिला है। तो ये चीज आपको याद रखना है। इसमें जो है नॉर्वे को सेकंड स्थान, फिनलैंड को थर्ड स्थान और स्वीडन को जो है फोर्थ स्थान मिला है। ये चीज आपको याद रखना है। ये भी सीरीज से लगाया गया है। तो कौन जारी करता है, तो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट जो है इसको जारी करता है। क्या जारी करता है, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। तो याद रखना है आपको, यानी कानून शासन सूचकांक। तो ये देखिए वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट का ये रूल ऑफ लॉ इंडेक्स है। तो डेनमार्क कहाँ है, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। इसको मैप में आप जरूर देखिएगा, क्योंकि जो है कोई भी लोकेशन बता रहे हैं तो उसको हम हमेशा जो सोचते हैं कि उसको याद करने का एक बहुत अच्छा ट्रिक है कि उसका जो है राजधानी देख लेंगे, उसी बहाना कहाँ है लोकेशन। भविष्य में कभी पूछे, मान लीजिए नॉर्थ सी बाल्टिक सी के बीच में कौन सा देश है, इस तरह से कुछ क्वेश्चन करके घुमा फिरा करके चाहे जैसे पूछे तो आपको क्वेश्चन गलत ना होने पाए। तो कोपेनहेगन जो है ये इसकी राजधानी है डेनमार्क की। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके नीचे जर्मनी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रतन टाटा ये लाइफ, ये बुक नामक पुस्तक जो किसके द्वारा लिखी गई है, ये बुक कौन लिखा है। तो ये देखिएगा रतन टाटा ये लाइफ ये बुक है। तो कौन लिखा है आपको बताना है। तो विकल्प में है शांतनु नायडू, थॉमस मैथ्यू, पीयूष गोयल, संजय सिंह। सही उत्तर आपका रहेगा थॉमस मैथ्यू।
तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी इसको रिलीज किया जाने वाला है, तो ये कौन लिखा है, थॉमस मैथ्यू लिखे हैं, याद रखना है। रतन टाटा, ये लाइफ। तो ये चीज आपको हमेशा याद रखना है, बुक से संबंधित अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि रतन टाटा अभी जो इनका देहांत हुआ है 9 या 10 अक्टूबर को, तो उस दिन जो है तब से ये काफी न्यूज में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, केंद्र सरकार ने कितने वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को जो है सीनियर सिटीजन के लिए अतिरिक्त पेंशन जो है देने की घोषणा की है या घोषणा की है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है विकल्प में 70 वर्ष, 75 वर्ष, 80 वर्ष, 85 वर्ष है। तो सही उत्तर आपको बताना है किसको जो है अतिरिक्त पेंशन जो है दिया जाएगा। तो विकल्प में है देखिएगा, इसमें सही उत्तर आपका है 80 वर्ष है। इंपॉर्टेंट हो जाता है जितने भी व्यक्ति 80 वर्ष से ऊपर हैं, यानी 80 वर्ष से जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे, 85 के होंगे कुछ और, 90 के होंगे कुछ और, 100 के होंगे कुछ और, मतलब जैसे 80 से आप ज्यादा उम्र के होंगे तैसे आपका जो है पेंशन जो है ज्यादा दिया जाएगा, एडिशनल दिया जाएगा आपको। तो देखिएगा, पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने जो है केंद्रीय ये भी आपको याद रखना, केंद्र सरकार के जितने कर्मचारी उनको दिया जाएगा। केंद्रीय सरकारी पेंशन भोगियों के लिए जो है महत्वपूर्ण पहल शुरू की है, जिसमें जो 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के पेंशनर्स के लिए अतिरिक्त जो है पेंशन, जिसे संवेदनशील भत्ता कहा जाएगा, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, सेंसिटिव अलाउंस कहा जाएगा, तो उसको पेश किया है। और नई पहल के तहत जो है पेंशनरों को इस अतिरिक्त जो है लाभ तक पहुंचने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको देखना है कि 80 से 85 वर्ष जो है उन्हें मूल पेंशन या संवेदनशील भत्ता जो है 20% दिया जाएगा। वही 85 से 90 जो है उनको 30%, 90 से 95 40%, 95 से 100 जो है उसे 50%, और जो 100 से अधिक है और उससे अधिक है तो उन्हें 100% मतलब दुगुना जो है भत्ता दिया जाएगा, मतलब पेंशन दिया जाएगा। याद रखना है, ये 80 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम जो है किस स्थान पर है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है किस स्थान पे आपको बताना है। विकल्प में 125वें स्थान पे, 110वें स्थान पे, 120वें स्थान पे, 130वें स्थान पे। सही उत्तर आपका रहेगा 125वें स्थान पे, तो पहला आपका सही होगा। ये चीज आपको याद रखना है, जो है इसका फीफा रैंकिंग आया है, मतलब इसके द्वारा जारी किया गया है। तो फीफा रैंकिंग मतलब जो है इसमें भारत का स्थान क्या है, तो 125वें नंबर पे। हमको लगता है बहुत खराब स्थिति है, जनसंख्या पूरे विश्व में प्रथम स्थान पे हम लोग इस समय पहुंच गए हैं, और रिपोर्ट में या रैंकिंग में हम लोग कौन से स्थान पे हैं, तो 125वां स्थान पर आ रहे हैं। तो देखिएगा कितना जो है खराब बात है। वही अर्जेंटीना जैसे देश जो है पिछड़े देश कह सकते हैं उनको, इसमें जो है फर्स्ट रैंकिंग पाया। तो कम से कम जो है हमको लगता है कि अगर आपको पूरे विश्व में अपना नाम को कमाना, तो हर क्षेत्र में आपको आगे आना होगा। जैसे खेल हो गया, कोई भी चीज हो गया, उसमें एजुकेशन हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, सब क्षेत्र में जो है आप अच्छा काम करिए। और उसके बाद एयरफोर्स हो गया, सब में आपका जब रैंकिंग अच्छा होगा पूरे विश्व में, जैसे भुखमरी में मान लीजिए भारत जो है हंगर इंडेक्स आया 105वें स्थान पे है। तो बताइए, अगर आप कह रहे हैं कि हम विश्व गुरु बनेंगे और आप भुखमरी के रैंक में जो 105वें स्थान पे आ रहे हैं, तो फिर ये कैसे हो पाएगा, आप बताइएगा। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है 125वें स्थान पे आए हैं। तो कौन पहले स्थान पे है, अर्जेंटीना जो है इसमें प्रथम स्थान है, फ्रांस जो है इसमें दूसरे स्थान पे, और स्पेन जो है तीसरे स्थान पे है। ये देखिएगा अर्जेंटीना की, ये अर्जेंटीना का जो है मैप है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको आप याद रखना है। ब्यूनस आयर्स इसकी जो है राजधानी है, क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपसे को याद रखना है, ब्यूनस आयर्स। ये चीज देखिएगा, ब्राजील हो गया, उरुग्वे हो गया, पराग्वे हो गया, चिली हो गया, तो ये सब इसके जो है, बोलिविया हो गया, इसके आसपास जो है देश हैं। इंपॉर्टेंट है, लोकेशन आप ध्यान रखे करिएगा हमेशा। इसीलिए जितने देश रहते हैं लगभग उसका मैप, या तो उसका मैप तो बताता ही हूँ, उसके बाद उसकी राजधानी, उसके आसपास के लोकेशन को जरूर बताता हूँ, क्योंकि देख रहा हूँ क्वेश्चन किस लेवल पे जाके पूछता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस देश ने 15 साल तक के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर जो है प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये क्वेश्चन जो है आपको 2 बार बता चुका हूँ, तो ये सही उत्तर आपका रहेगा नॉर्वे। तो क्या आप इस बात से सहमत हैं कि इंडिया में भी जो है 15 साल के कम बच्चों के लिए जो है ऐसा प्रतिबंध लगाना चाहिए, सोशल मीडिया पूर्ण रूप से उनके लिए बैन कर देना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, नॉर्वे ने जो है ऐसा कानून लागू किया कि बच्चों के भविष्य के साथ जो है बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए ऐसा कदम उठाया गया। उन्होंने ये कहा है कि बच्चे जो है काफी, लगभग वहाँ रिपोर्ट आया तो 55 से 60% बच्चे जो है मोबाइल में ज्यादा करके टाइम बिजी रहते हैं, तो इसलिए जो है इसको
बंद कर दिया गया। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया भी इस पे कानून लाने के लिए बात कहा था। उसके बाद वहीं देखेंगे स्वीडन भी जो है इस पे दिशा निर्देश जारी किया था कि बच्चों को कम से कम मोबाइल दीजिए। और भारत सरकार भी इस पे कुछ हद तक जो है काम करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन देखिए क्या होता है। तो 15 साल तक के, हमको भी लगता है कि अगर इंडिया में भी ऐसा बैन हो जाए तो हो सकता है कुछ समय विरोध हो, लेकिन ये लॉन्ग टाइम के लिए अच्छा होगा। बच्चों का जो है इस समय कंसंट्रेशन लेवल कितना खराब हो गया है, बच्चे चिड़चिड़े कितने हो जा रहे हैं, छोटे उम्र पे चश्मे लग जा रहे हैं, उस सब से जो है वो मिलेगा, आपको राहत मिलेगा। तो ये कौन सा है, नॉर्वे है, नॉर्वे ने ऐसा कदम उठाया है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला देखिएगा, खेल मंत्रालय ने जो है खेल से संबंधित किस पुरस्कार को जो है बंद करने की घोषणा किया है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, किस खेल से संबंधित किस पुरस्कार को जो है बंद कर दिया है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, तेनजिंग नोरगे पुरस्कार। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है सी इसका सही उत्तर आएगा, ध्यानचंद पुरस्कार, यानी ध्यानचंद आजीवन पुरस्कार जो है उसको बंद कर दिया है, उसको नए नाम से जो है लॉन्च करने कहा है। तो खेल मंत्रालय ने कहा है कि इस वर्ष से आजीवन उपलब्धि के लिए जो है ध्यानचंद पुरस्कार जो है बंद कर दिया जाएगा। इसको जो आजीवन उपलब्धि के लिए दिया जाता था, और तथा इसकी जगह जो अर्जुन पुरस्कार आजीवन शुरू किया जाएगा। तो आजीवन, इसको आजीवन उपलब्धि के लिए अर्जुन पुरस्कार शुरू किया जाएगा। ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है 2002 से दिया जाता है, यानी 2002 में शुरू किया गया था। यह पुरस्कार जो है उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने ओलंपिक खेलों, पैरा ओलंपिक खेलों, एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों में जो है भाग लिया और उसमें जो है कुछ अवार्ड जीता है, तो उनको जो है दिया जाता है। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। तो किस नाम से शुरू करेंगे, अर्जुन पुरस्कार। आपको याद बताना है कि खेल में जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार किस लिए दिया जाता है, उसके बाद जो है खेलों में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन है जो खेल के लिए दिया जाता है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये आप बताइएगा। और कितने लाख रुपए उसमें दिए जाते हैं ये भी आपको बताना है। अगला है, शतरंज में 2800 येलो रेटिंग का जो है आंकड़ा पार करने वाले भारत के दूसरे ग्रैंड मास्टर जो है कौन बने हैं। तो आपको पहले ये बता दें, ये येलो रेटिंग क्या होता है। येलो रेटिंग ये होता है जैसे कि आप कितने अच्छे खिलाड़ी हैं पूरे विश्व में। जैसे कोई भी रेटिंग आपको दिया जाता है, जैसे आपका कोई ऐप हो गया, कोई चीज हो गया, तो उस पर रेटिंग दिया जाता है कि आपका रेटिंग इतना है, यानी 4.5 रेटिंग अगर 5 में पा गया तो आपका रेटिंग अच्छा है। तो कहने मतलब उसी तरह से येलो रेटिंग दिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो लाइव शतरंज रेटिंग इसे कहा जाता है, तो येलो रेटिंग दिया जाता है। तो येलो रेटिंग में जो है भारत के अभी तक दूसरे ग्रैंड मास्टर बने हैं। अभी तक केवल एक ग्रैंड मास्टर थे जिन्होंने जो है इस रेटिंग को जो है मतलब प्राप्त किया था। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो दूसरे ग्रैंड मास्टर बन गए हैं जो इस येलो रेटिंग को, यानी 2800 येलो रेटिंग है, उस रेटिंग को जो पार करता है वो पूरे विश्व में अच्छा खिलाड़ी माना जाता है कि हाँ उनका परफॉर्मेंस अच्छा है, तो इसलिए जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो येलो रेटिंग इसलिए जारी किया जाता है। तो दूसरे कौन बने हैं, तो विकल्प में अर्जुन एरिगेसी, आर प्रज्ञानंद, डी गुकेश, एस विजय लक्ष्मी। तो सही उत्तर आपका रहेगा पहला, अर्जुन एरिगेसी जो है ये तेलंगाना के खिलाड़ी हैं। इनको जो है ये रेटिंग पार की है 2800 येलो रेटिंग, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, तेलंगाना के हैं। इसके पहले कौन थे, तो पहले विश्वनाथन आनंद जो है पहले ग्रैंड मास्टर थे भारत के, जो उन्होंने ये इस रेटिंग को जो है प्राप्त किया था। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, कौन थे, विश्वनाथ आनंद। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी भी जो है इसको कल देख रहे थे, तो ट्विटर पर जो है ट्वीट करके बधाई दे रहे थे कि हाँ इन्होंने जो है अच्छी उपलब्धि हासिल की है। तो ये है, देखिएगा कौन, देखिए पीछे इमेज देखिएगा, अर्जुन एरिगेसी हैं। किसे जो है एक्सिस बैंक का जो है एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है, मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो किसे नियुक्त किया गया है, विकल्प में आलोक तिवारी, अमिताभ चौधरी, के सुब्रमण्यम, मोहित गुप्ता। तो सही उत्तर आपका रहेगा अमिताभ चौधरी। इनको दूसरी बार जो है नियुक्त किया गया है, 3 वर्ष के लिए इनको नियुक्त कर दिया गया। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, किसे नियुक्त किया गया है, अमिताभ चौधरी को। तो ये आपको याद रखना है। एक्सिस बैंक के बारे में जानिएगा, तो एक्सिस बैंक की स्थापना जो है 1993 ईस्वी में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है, मुंबई में। ज्यादातर बैंकों का हेडक्वार्टर मुंबई या दिल्ली में है। किसी ऐसे बैंक का नाम बताइए आप लोग कमेंट करके जिसमें जो है उसका हेडक्वार्टर मतलब लखनऊ में है, तो ये आपको बताना है। आज के लिए सेशन यहीं तक रहते हैं। ये देखिएगा, ये है अमिताभ चौधरी।
सेशन यहीं तक रखते हैं। अगर सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक कर दीजिए वीडियो। अगर पहली बार आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अपने दोस्तों तक भी पहुंचा दीजिए। तो मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।